नमस्कार दोस्तों, प्रीवियस पार्ट में हमने सोवियत संघ के बनने के कहानी को समझा था। अब हम उसके आगे की कहानी को समझेंगे। लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, खिचड़ी बन रहा है कि कुछ भी डालो जल्दी जल्दी फटाफट करना है, मैं बना दिया, आपको समझ में आए या नहीं आए कोई मायने मतलब नहीं है। अरे आप लोग तो लड़की को पटाने के लिए सालों साल बर्बाद कर देते हो और रिजल्ट यही होता है केवल जीवन की बर्बादी। लेकिन आपके जीवन को जो आगे बढ़ाएगा, जो ऊंचा करेगा, उसके लिए आप दिन भर में आधा घंटा नहीं निकाल सकते हो। आप कभी सीबीएसई के सिलेबस को देखे हो उठा करके? उसमें जाकर देखना कि किस सब्जेक्ट के लिए कितना पीरियड डिसाइड किया गया है और हर सब्जेक्ट के लिए हर चैप्टर के लिए कम से कम 15 घंटे डिसाइड किया गया है। और उसी 15 घंटे को आप लोग चाहते हो कि मैं 1.5 घंटे में बता दूं। फिर आप ही लोग बोलोगे कि मुझे ऑनलाइन समझ में नहीं आती है सर। खाक समझ में आएगी ऑनलाइन। जो 15 घंटे का चैप्टर है उसको 1.5 घंटे में समझाएगा आपको। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे। मौज मस्ती हुए करते चलेंगे, इंटरटेन करते हुए चलेंगे और समझते जाएंगे। आए समझ में? तो साथ बने रहना है और पढ़ते रहना है, समझते रहना है और मौज मस्ती करते रहना है। तो चलिए अब हम उसके आगे की कहानी को समझते हैं कि उस समय अमेरिका को छोड़कर सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर की तुलना अगर विश्व के अलग अलग देशों से करें तो सोवियत संघ विश्व के तमाम देशों से बहुत ही ज्यादा आगे थी। सोवियत संघ विश्व के उन सभी देशों से, तमाम देशों से बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड थी, बहुत ही ज्यादा विकसित थी। और यह क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है और इनकी हम चर्चा भी करेंगे आगे एमसीक्यू में। या फिर तो ये तो हो गया पहला टॉपिक। या फिर सोवियत संघ यानी कि उस समय विश्व में कितने महाशक्तियां होती हैं? 2 महाशक्तियां होती हैं। एक तो हो गया अमेरिका और दूसरा हो गया सोवियत संघ। तो सोवियत संघ की बात करें, क्योंकि ये चैप्टर सोवियत संघ पर है, तो हम केवल सोवियत संघ के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अब क्वेश्चन उठती है कि सोवियत संघ जब देश बना तो ये महाशक्ति फिर कैसे बन गई चलती? सुपर पावर कंट्री बनने के पीछे कारण क्या था? कॉजेज क्या था? सोवियत संघ को महाशक्ति बनने के पीछे कारण क्या था? उस कारण को समझेंगे, उस कॉजेज को समझेंगे। या फिर सोवियत संघ के खासियत को समझेंगे, सोवियत संघ के विशेषता को समझेंगे। सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर और एक एक पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि सोवियत संघ उन सभी देशों से क्यों आगे था या डेवलप थी, या फिर सोवियत संघ की क्या विशेषताएं हैं, या सोवियत संघ महाशक्ति बना उसके पीछे कारण क्या था, कॉजेस क्या था। इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जिस देश के पास जितनी अधिक नेचुरल रिसोर्सेस होगा, प्राकृतिक संसाधन होगा, नेचुरल रिसोर्सेस का मतलब वही जल, जंगल, जमीन, पर्वत, लोहा, इस्पात यानी कि स्टील, ये सारे के सारे जिसके पास कोयला, पेट्रोल ज्यादा होंगे, जिस देश के पास, वो देश बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगा, वो देश इंडिपेंडेंट रहेंगे। ये देश किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं रहेंगे। अब बताओ कि जब हम किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है तो ये हमारे ताकत को दिखा रही है या फिर कमजोरी को? ताकत को दिखा रही है, क्योंकि वो सारी चीज हमारे पास है ही, तो मुझे दूसरे देश पे डिपेंड रहने की जरूरत क्यों रहेगा, है ना? तो अब देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहली बात है संसाधन का विशाल भंडार, ह्यूज स्टॉक ऑफ रिसोर्सेस। सोवियत संघ के पास भरपूर मात्रा में संसाधन थी, बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेस थे। जल, जंगल, जमीन,
पहाड़, बर्फ, ये सारे थे उनके पास। पेट्रोल थे यानी कि तेल थे, उनके पास कोयला था, उनके पास लोहा था, स्टील था, ये सब के सब भरपूर मात्रा में थे उनके पास, बहुत ही ज्यादा था। इस कारण सोवियत संघ को इन सब चीजों के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। एग्जाम्पल के लिए समझे तो भारत के पास तेल बहुत ही कम मात्रा में है और हमें दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता है क्योंकि हमें उन देशों से तेल चाहिए। अब क्या होता है, कभी कभार उनकी हमें बातें माननी पड़ती हैं ना चाहते हुए भी, क्योंकि अगर उनकी बातें या उनकी शर्तें हम नहीं मानेंगे तो क्या होगा, उनकी शर्तें या उनकी बातें हम नहीं मानेंगे तो हो सकता है वो तेल देने से हमें इनकार कर दे, तो फिर हम संकट में आ जाएंगे। इसलिए उनकी हमें बातें माननी पड़ती हैं, कुछ शर्तें होती हैं वो माननी पड़ती हैं। तो ये हमारे ताकत को दिखा रहा है या कमजोरी को, बताओ, ये हमारी कमजोरी को दिखा रहा है। अगर हमारे पास तेल होती तो वो देश जो अभी हमें तेल दे रहा है हमें आंख दिखा रही होती क्या, हमें कुछ शर्तें थोप रही होती, हमें कोई ना चाहते हुए कोई बात उनकी माननी पड़ती? बिल्कुल भी नहीं। तब हम और ज्यादा ताकतवर हो जाते क्योंकि उस पर हम डिपेंड नहीं रहते। सोवियत संघ के पास यानी कि यूएसएसआर के पास संसाधन का विशाल भंडार था, ह्यूज स्टॉक ऑफ रिसोर्सेस था। इसके कारण इसको, सोवियत संघ को किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। ये इसकी एक ताकत था, ये महाशक्ति बनने में एक भूमिका निभा रही थी, ये दुनिया के देशों से इनको अलग करता था। दूसरा पॉइंट है उन्नत परिवहन व्यवस्था। हाँ, अगर किसी को नोट्स चाहिए, क्योंकि नोट्स को भी मैंने डिटेल में बनाया है, तो इंस्टाग्राम आईडी है डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहां पर जाकर के मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज करो और वहां पर नोट्स आपको दे देंगे इजीली, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। दूसरा पॉइंट है उन्नत परिवहन व्यवस्था, यानी कि जो सोवियत संघ थी ना वो बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी। एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश उस समय कौन था? सोवियत संघ था। अब इतने बड़े देश को कैसे परिवहन व्यवस्था कैसी होगी? अगर घटिया होगी तो वो तो जल्दी टूट जाएगी। इसलिए अपने सोवियत संघ ने अपने दूर दराज इलाकों को भी मेन सड़क से जोड़ा था, मेन रोड से जोड़ा हुआ था। इसलिए जो इसकी परिवहन व्यवस्था होती है वो उन्नत होती है, एडवांस होती है। उसके बाद तो पहला पॉइंट हो गया संसाधन का विशाल भंडार, ह्यूज स्टॉक ऑफ रिसोर्सेस। आप लोगों को रिपीट करते रहना है, रिपीट नहीं करेंगे तो आप लोगों को कहानी समझ में आ जाएगी लेकिन याद नहीं हो पाएगी, आपके दिमाग में बैठ नहीं पाएगी, मॉडल नहीं बन पाएगा। इसलिए जब मैं बोलता हूं आपको उसी के साथ रिपीट करते रहना। बताओ सोवियत संघ की विशेषता में सबसे पहला पॉइंट संसाधन का विशाल भंडार। क्या है? संसाधन का विशाल भंडार यानी कि ह्यूज स्टॉक ऑफ रिसोर्सेस। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या था? उन्नत परिवहन व्यवस्था। उन्नत परिवहन व्यवस्था क्या है? एडवांस ट्रांसपोर्टेशन। क्या है? एडवांस ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो सोवियत संघ के दूर दराज इलाके भी थे ना वो सब के सब मेन रोड जो था, मेन सड़क थी, उनसे जुड़ा हुआ था। उसके बाद उन्नत संचार व्यवस्था, फिर से वही वाला कि एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से उस समय दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन था? सोवियत संघ था, यूएसएसआर था। उस समय मोबाइल तो होती नहीं थी, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा ये सब तो होता नहीं था, तो फिर कांटेक्ट कैसे करेगा? वही डाक एक ऑप्शन रहता था। लेकिन इतना बड़ा देश था, अगर मैं इतना बड़ा बार बार बोल रहा हूं तो एक बार मैं दिखा ही देता हूं आप लोगों को भारत से तुलना करके कि जो सोवियत संघ है वो कितना बड़ा देश होता है। ये देखो मैप है, मैप में आप ये देखिए, जितना भी कलरफुल कंट्री आपको दिख रहा है, यानी कि कलरफुल वाला पार्ट दिख रहा है मैप में, और ये साथ ही ये वाला इस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया को मिला दे तो ये है यूएसएसआर। क्या है? यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। और अपना प्यारा सा भारत ये रहा। एरिया के हिसाब से तुलना करें तो भारत इतना छोटा रहेगा और सोवियत संघ इतना बड़ा रहेगा। अब समझो इतना छोटा है भारत, फिर भी कितना समय लग जाता हमें कहीं से कहीं जाने में।
कितना दिन लग जाता है। अगर मुझे दिल्ली से चेन्नई जाना हो रेल के माध्यम से तो 3 दिन लगभग लग जाता है। अब समझो अगर यहाँ अजरबैजान से लेकर अगर इधर इसको किर्गिस्तान जाना होगा तो कितना समय लगता होगा। तो इसीलिए उन्होंने अपने संचार व्यवस्था को, अपने कम्युनिकेशन व्यवस्था को एडवांस कर रखा था, बहुत डेवलप्ड कर रखा था, विकसित कर रहा था, ताकि जो कांटेक्ट है वो बना रहे और और सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलता रहे, इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये समझ में आ गई। पहला पॉइंट क्या था? संसाधन का विशाल भंडार, ह्यूज स्टॉक ऑफ रिसोर्सेस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था? उन्नत परिवहन व्यवस्था, एडवांस ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा पॉइंट क्या था? उन्नत संचार व्यवस्था, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम। उसके बाद चौथा पॉइंट, उन्नत उद्योग। सोवियत संघ में रिसोर्सेस भी भरपूर मात्रा में था, टेक्नोलॉजी भी भरपूर थी उनके पास, इसलिए उन्होंने अपना खुद का उद्योग बनाते हैं और ढेरों उद्योग बनाते हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया उद्योग बनाते हैं, जहां पर पिन से लेकर के कार तक का निर्माण होता था। और यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि सोवियत संघ में निम्नलिखित में से किन चीजों का निर्माण होता था सोवियत संघ में? तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा कार, पिन से लेकर के कार तक का। तो आपको यही टिक करके आना है। आए समझ में? तो सोवियत संघ में ऐसा उद्योग था जहां छोटी से छोटी वस्तु यानी कि पिन से लेकर के वहां कार तक का निर्माण होता था। इतना एडवांस्ड उद्योग था उस समय उनके पास। अब इससे 2-3 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, तो सभी चीजें उनके देश में ही बन जा रही थी, तो कुछ चीजें लाने के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। कार लाने के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। अब ये बताओ कि ये उनकी ताकत को दिखा रहा है या कमजोरी को दिखा रहा है? ये इनके ताकत को बढ़ा रहा है या कमजोरी को बढ़ा रहा है? ताकत को बढ़ा रहा है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं है। क्लियर है बात? पहला फायदा। दूसरा फायदा ये कि जितना अधिक उद्योग होगा वहां के लोगों को रोजगार वहीं मिल जाएगा, वहां के लोगों को काम वहीं मिल जाएगा। और हुआ यही, सोवियत संघ के एक लोगों को सोवियत संघ में ही काम मिल गया, इसको किसी दूसरे देश में जाने की जरूरत नहीं पड़ा। तो फिर यहां पर ये इंडिपेंडेंट हो जाता है, फिर यहां पर ये दूसरे देश पर डिपेंड नहीं रहता है, जो इसके ताकत को बढ़ा रहा है। अब ये बताओ कि किसी देश के लोग बेरोजगार होंगे तो उनके ताकत को दिखाएगा, या फिर किसी देश के सभी लोग रोजगार होंगे तो उसके ताकत को दिखाएगा? तो जिस देश के लोग रोजगार होंगे वो उसके ताकत को दिखा रहा है ना। ये बात आई समझ में? तो सबसे पहला पॉइंट, संसाधन का विशाल भंडार, ह्यूज स्टॉक ऑफ रिसोर्सेस। क्या है? संसाधन का विशाल भंडार, ह्यूज स्टॉक ऑफ रिसोर्सेस। इसमें नेचुरल रिसोर्सेस है ना, इसके पास लोहा होता है, स्टील होता है, कोल, तेल, सब कुछ होता है इनके पास। उन्नत परिवहन व्यवस्था, सोवियत संघ के दूर दराज इलाके भी मेन रोड से, मेन सड़क से जुड़ा हुआ था। उन्नत संचार व्यवस्था, बहुत अच्छा संचार कम्युनिकेशन सिस्टम था, जिससे लोग एक दूसरे से संपर्क बना पाते थे, कांटेक्ट बना पाते थे। उन्नत उद्योग ऐसा था कि वह जहां पिन से लेकर के कार तक का निर्माण होता था। उसके बाद वहां बेरोजगारी ना के बराबर था। यह बात आगे समझ में? क्योंकि उनके पास उद्योग भरपूर मात्रा में थे, सब लोगों को काम मिल जाता था। क्लियर? उसके बाद आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका बुनियादी सुविधाएं, बेसिक फैसिलिटी। बेसिक फैसिलिटी में क्या आता है? शिक्षा आता है, स्वास्थ्य आता है, बच्चों की देखभाल करना, है ना, ये परिवहन व्यवस्था। तो ये सारी चीजें सोवियत संघ एकदम सस्ती कीमत पर उपलब्ध करवाती थी, बहुत ही कम प्राइस पे उपलब्ध करवाती थी। परिवहन व्यवस्था हो गया, संचार व्यवस्था हो गया, एकदम सस्ती कीमत पर। शिक्षा व्यवस्था, हेल्थ व्यवस्था, एकदम सस्ती कीमत पर। और यहां तक कि सोवियत सरकार वहां के बच्चों की देखभाल भी खुद ही करती थी। तो ये सारी चीजें होता था सोवियत संघ में। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रहना चाहिए। और जितने भी पॉइंट्स है उसको डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो एक तो एनसीईआरटी बुक है, या हमने नोट्स भी बनाए हैं, तो इंस्टाग्राम पे जाइए, मैसेज कीजिए और नोट्स पाइए हिंदी और इंग्लिश में। अगला पॉइंट है वीटो पावर। देखो, वीटो पावर को मैं यहाँ, इस पॉइंट को यहाँ पर मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अगला चैप्टर इसी
पॉइंट्स पे ही बना है बेसिकली, तो उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन फिर भी यहां पर इतना जरूर समझ लीजिए कि पसीना आ रहा भाई, हाँ इतना जरूर समझ लीजिए कि जो वीटो पावर है, वीटो पावर दुनिया में 200 से ज्यादा देश है। कितना? 200 से ज्यादा देश है, उनमें केवल 5 देशों को वीटो पावर मिला है। कितने देशों को? केवल 5 देशों को। और उन 5 देशों में एक सोवियत संघ भी है, यूएसएसआर भी है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि वीटो पावर में कितना पावर होगा, कितना ताकत होगा। लेकिन इस पॉइंट्स को और भी डिटेल में समझेंगे अगला जो चैप्टर आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से उसमें। तो इसके पास वीटो पावर भी था जो उसकी ताकत को दिखा रहा था। उसके बाद है एक ही पार्टी, और वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। यानी भारत में हम क्या देखते हैं? भारत में बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है और बहुत सारे ढेरों पार्टी है। यानी कि भारत में बहुत दलीय व्यवस्था है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, जहां पर कोई भी व्यक्ति पार्टी बना सकता है। लेकिन सोवियत संघ में ऐसा नहीं था। सोवियत संघ में एक ही पार्टी थी, वो एक दलीय व्यवस्था को अपना रखा था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी चर्चा भी करेंगे हम। सोवियत संघ ने क्या अपनाया था? एक दलीय व्यवस्था, वन पार्टी सिस्टम। यानी कि सोवियत संघ में केवल एक ही पार्टी हो सकती थी, और वो कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। सोवियत संघ में एक ही पार्टी थी, तो उस पार्टी का नाम क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, ये इसका एक विशेषता को दिखाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। क्लियर? तो ये पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया। आप लोग समझ गए होंगे कि महाशक्ति कैसे बना या क्यों बना, कारण क्या था, सोवियत संघ अन्य देशों से डेवलप्ड कैसे थे, है ना। तो और उसकी विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहला संसाधन का विशाल भंडार, दूसरा उन्नत परिवहन व्यवस्था। संसाधन का विशाल भंडार में यानी कि ह्यूज स्टॉक ऑफ रिसोर्सेस, जिसमें उसके पास लोहा, स्टील, कोल, तेल सब कुछ होता है। उन्नत परिवहन व्यवस्था यानी कि एडवांस ट्रांसपोर्टेशन में सोवियत संघ के दूर दराज इलाके भी सोवियत संघ के मेन सड़क से, मेन रोड से जुड़ा हुआ था। उन्नत संचार व्यवस्था था, उन्नत उद्योग था, जहां पिन से लेकर के कार तक का निर्माण होता था। उसके बाद वहां बेरोजगारी ना के बराबर था। बुनियादी सुविधा में शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर के परिवहन व्यवस्था, ये सारी चीजें सस्ती कीमत पे उपलब्ध कराता था। और यहां तक कि बच्चों की देखभाल भी खुद सोवियत संघ की सरकार करती थी। सोवियत संघ के पास वीटो पावर था, और साथ ही साथ वहां पर एक ही पार्टी थी, एक दलीय व्यवस्था को अपनाया था, और उस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। ये क्लियर हो गया। अब हम आगे अपने एमसीक्यू पर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको समझने की कोशिश करते हैं, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला तो यही है कि सोवियत संघ ने क्या अपनाया, यानी कि व्हाट डिड द सोवियत यूनियन अडॉप्ट, यानी कि यूएसएसआर अडॉप्ट। ऑप्शन नंबर ए है दो दलीय व्यवस्था, यानी कि 2 पार्टी सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी है एक दलीय व्यवस्था, 1 पार्टी सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी है बहुदलीय व्यवस्था, मल्टी पार्टी सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी है पूंजीवादी व्यवस्था, यानी कि कैपिटलिज्म सिस्टम। अभी हमने ये टॉपिक को समझा। लास्ट वाला पॉइंट यही तो था। क्या था? 2 दलीय व्यवस्था तो अपना, यानी कि उसमें 2 पार्टी तो होती नहीं थी। आए समझ में? तो ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब ये आंसर होगा ही नहीं। बहुदलीय व्यवस्था ये भारत में है, वहां पे बहुत सारे दल नहीं होता था। पूंजीवादी व्यवस्था को वो उन्होंने नहीं अपनाया था, उन्होंने साम्यवादी, अगर प्रीवियस पार्ट का वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? जो कह रहा है एक दलीय व्यवस्था। क्या कह रहा है? 1 पार्टी सिस्टम। वहां पर एक ही पार्टी थी, उन्होंने एक दलीय व्यवस्था यानी कि 1 पार्टी सिस्टम को अपनाया था। और वो कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी, सीपी, कम्युनिस्ट पार्टी। अरे कनॉट प्लेस नहीं रे, कम्युनिस्ट पार्टी। ये बात आई समझ में? अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अमेरिका को छोड़कर विश्व की तुलना में डैश थी। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड द इकोनॉमी ऑफ द यूएसएसआर वॉज डैश कंपेयर टू द वर्ल्ड एक्सेप्ट अमेरिका। यह भी टॉपिक हमने अभी किया। कहना चाह रही है वही ना
कि अमेरिका को छोड़ करके सोवियत संघ की तुलना अगर विश्व के देशों से करें तो सोवियत संघ बहुत आगे थी, बहुत ही ज्यादा विकसित थी, डेवलप थी। और ये देखो ऑप्शन नंबर ए क्या दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए विकसित थी यानी कि डेवलप थी, ऑप्शन नंबर बी अविकसित थी यानी कि अनडेवलप थी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों यानी कि बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। तो ये तो क्लियर कट आंसर है, ये विकसित, ऑप्शन नंबर ए डेवलप्ड यानी कि विकसित थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सोवियत इकोनॉमी इज रॉन्ग। तो देख लेते ऑप्शन कि सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी विचारधारा का प्रभाव थी। सोशलिज्म वाज द डोमिनेट आइडियोलॉजी, ये सही है। हमने समाजवाद साम्यवाद फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, इन्होंने सपोर्ट किया था और इसको अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी है उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व यानी नियंत्रण होना, यानी कि स्टेट ऑनरशिप कंट्रोल एक्सीडेड ओवर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि क्या जितने भी संसाधन थे, जितने भी रिसोर्सेज थे, क्या उस पर सोवियत सरकार का कंट्रोल था, नियंत्रण था? तो था, क्योंकि साम्यवाद में हमने क्या देखा था कि जिस देश में सब कुछ गवर्नमेंट हो, पब्लिक प्रॉपर्टी हो, उसी को साम्यवाद देश कहा जाता है। और साम्यवाद को तो अपनाया था, कम्युनिज्म को तो अपनाया था यूएसएसआर। ये बात समझ में आ गई? तो ये भी सही है, लेकिन हमें गलत को देखना है, रॉन्ग को देखना है। कौन सा है? जनता को आर्थिक आजादी थी, न तो वहां के लोगों को आर्थिक आजादी थी और न ही वहां के लोगों को राजनीतिक आजादी थी। तो यही लग रहा है, लेकिन और इसमें से लिख रहा है डी, इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दिस। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि वहां पर जनता को न तो आर्थिक आजादी दी गई थी और न ही वहां पर लोगों को राजनीतिक आजादी दी गई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, यानी कि गलत ऑप्शन है और यही सही है। क्लियर? तो ये जो टॉपिक है यही समाप्त होता है और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में, बढ़िया से समझेंगे, बढ़िया से रहना, मौज मस्ती करते रहना, ये काफी जरूरी है आपके लिए। धन्यवाद।